अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर कासिम फतियाना आप अहबाब से वक्तन फ़वक्तन पहले भी मुखातिब होता रहता हूँ। और आज मैं जो मौजू लिए आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ ना, उस पर आपको खुशगवार हैरत होगी। दोस्तों, आपने यकीनन बवासीर का नाम सुना होगा और शायद कुछ लोग इसमें मुब्तला भी हुए हों या अब भी हों। तो आपको हैरत इस बात की होगी कि मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं ना बवासीर के उनमें से 90 से 95% लोग उनको बवासीर नहीं होती, उनको बवासीर होती ही नहीं। हैरत की बात यह है, होता क्या है कि हाँ जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, मुझे बवासीर है। अच्छा जी, बवासीर कैसे हो गई जी? क्या होती है जी? वो मुझे वहाँ ख़ारिश होती है जी, मुझे वहाँ दर्द होता है, पखाने की जगह पे मुझे दर्द होता है, मुझे ख़ारिश होती है, मुझे वहाँ मौके निकल आए हैं, मुझे वहाँ जलन होती है। मैं कहता हूँ ये तो बवासीर नहीं होती भाई। कहते जी वो मुझे किसी ने कहा है कि ये बादी बवासीर है। मैं फिर उन्हें समझाता हूँ, मैं सादा लफ्ज़ों में बड़े एहतराम से या वो उम्र के जिस हिस्से में उस हिसाब से उससे मुखातिब होकर मैं ये पूछता होता हूँ कि भाई आपने नक्सीर का नाम सुना है? तो अक्सर लोगों ने नक्सीर का नाम सुना होता है। तो नक्सीर क्या होती है? नाक से खून आना। मैं फिर उनसे पूछता हूँ कि अगर नाक से खून ना आए तो क्या आप उसे नक्सीर कहेंगे? तो वो कहते हैं जी नहीं, हम नहीं कहेंगे। मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं कि अगर आपके या किसी बंदे के नाक से खून ना आए, उसमें जलन हो, तो उसे बादी नक्सीर कहेंगे? अगर चलो उसमें कहते हैं कि जी नाक में खारिश हो, तो कुछ लोग उसे खारशी बवासीर कहते हैं। तो मैंने कहा नाक में अगर खारिश हो तो क्या उसे खारशी नक्सीर कहेंगे? नहीं जी। तो मैं उनसे पूछता हूँ भी जिस बंदे ने आपको बताया है कि आपको बवासीर है, उसने आपको फिजिकली चेक किया था? कहते जी नहीं। तो मैंने कहा जी उसने आपको फिर दवाई किस चीज़ की दी? मैंने उसे जाके कहा था जी मुझे ऐसे दर्द है और मुझे खारिश है। उसने कहा जी आपको बवासीर है, तो उसने मुझे बवासीर की दवाई दे दी। मैंने कहा जी कब से है जी? 3 साल से है। 3 साल से मुख्तलिफ लोगों से वो दवाइयाँ भी खा रहे होते हैं, और मज़े की बात है कि 3 साल में उन्हें कभी किसी ने चेक ही नहीं किया होता। तो मैं उन्हें फिज़िकली चेक करता हूँ ना, तो देखने में ये आता है कि उन लोगों को या तो वहाँ खारिश होती है, या जलन होती है, या उनको वहाँ दर्द होता है पखाने की जगह पे, या उनका थोड़ा सा हिस्सा वहाँ से छिला हुआ होता है, या उनका थोड़ा सा वहाँ से गोश्त बढ़ा हुआ होता है। जिस्म के पखाने की जगह के या एनस के या मकद के 2 जगहें, अगर वो वहाँ थोड़ा सा गोश्त बढ़ा हुआ हो, या वो मौके की शक्ल इख्तियार कर गया हो, या लंबा सा हो गया हो, 2 जगहें, जैसे घड़ी का डायल ना, अगर हम देखें घड़ी के डायल पे तो अगर वो, चूंकि जिस्म का हिस्सा गोल होता है, घड़ी के डायल की तरह होता है, अगर वो जो है 6 बजे पे या 12 बजे पे हो, तो वो 99% बवासीर नहीं होती। और अगर वो 3 o'clock पे है, 9 o'clock पे है, और किसी भी जगह डिग्री पे हो सकता है, किसी भी डायल नंबर पे हो सकता है, और 2 o'clock, 4 o'clock, 3 o'clock, 7 o'clock, किसी पे भी जहाँ भी हो तो उसका खदशा हो सकता है। मगर बवासीर के लिए मकद से खून आना ज़रूरी है। खून भी उन लोगों का कि जिनको कई महीने या कई साल पहले कब्ज़ रही हो, कब्ज़ रहने के बाद वो ज़ोर लगाते हों, ज़ोर लगाने के बाद उनके मकद की जो वेन्स होती हैं वो फूल जाएं, और एक वक्त आता है कि फूलती फूलती वो लंबी होकर फिर वो फटने लग जाती हैं। जब फटती हैं तो उनकी उससे ब्लीडिंग होती है। ब्लीडिंग होती है तो वो फिर यकीनन उनको कोई खदशा होता है। ब्लीडिंग के बाद दर्द भी हो सकता है, जलन भी हो सकती है, खारिश भी हो सकती है, और उनकी थोड़ी देर के बाद वहाँ से ब्लड की ऊजिंग या रिश्ता भी रह सकता है, कमोड में गिरता भी है। तो ऐसी सूरत हाल को तो हम कहेंगे जिसमें खून निकलता है। वही सादा सी जो मिसाल दी, अगर नाक से खून नहीं आ रहा तो वो नक्सीर नहीं है। अगर पखाने की जगह से खून नहीं आ रहा तो वो भी बवासीर नहीं है। हो क्या सकता है? वो आम प्लूराइटिस, एनल प्लूराइटिस हो सकता है, वो एनल फिशर हो सकता है। फिशर कैसे
कि या तो वो हार्ड स्टूल था कब्ज़ की वजह से, तो जब वो स्टूल पास आउट होने लगा तो उसने जनाब पहले वो स्फिंक्टर्स वहाँ से थोड़े से ज़ख्मी कर दिए क्योंकि हर पखाने के साथ स्फिंक्टर्स ने या एनस ने खुलना होता है। जब जब भी वो खुलेगा तो वहाँ ज़ख्म दुखेगा तो वहाँ से खून निकल सकता है, जब तक उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट ना कर लिया जाए। अब अगली बात ये आती है कि फ़ारसी में लफ्ज़ बासूर के मानी होते हैं मौका। जैसे ये गोश्त बढ़ा हुआ होता है ना, ये लोग बताते हैं कि जी उनके जिस्म की एनस या मकद में थोड़ा सा गोश्त बढ़ गया है, तो ऐसा मौका जो वहाँ बढ़ गया हो और बहुत सारे हो गए हों, मुतअद्दद मौके हो गए, अंगूर के गुच्छों की तरह हो गए हों, तो उस एक बासूर की सिंगल हो तो वो बासूर है, अगर जमा हो ज़्यादा हो तो फिर उसे कहते हैं बवासीर। बासूर की जमा है बवासीर। ये दूसरे लफ्ज़ों में मैं क्लियर कर दूं, जो लोग जानते हैं वो मुझे अब तक वो यही ना समझ रहे हों कि जी मुझे तो उस चीज़ का पता ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पता है, मगर लोगों को समझाने के लिए कि अगर उन मौक़ों से खून नहीं आता तो भी वो बवासीर नहीं है। अगर खून आता है तो उस सबसे पहले उस खून को रोकना ज़रूरी है। आम जो उसके अलामात होती हैं, मकद में कुछ गोश्त का बढ़ जाना, और उस बढ़े हुए गोश्त से, इनफैक्ट वो गोश्त नहीं होता, गोश्त या आम स्किन टैग्स भी हो सकते हैं, वो वेन्स भी बड़ी हुई हो सकती हैं। ये जो कभी आपने बोतल देखी है, ये कोई भी बोतल ये ले लें तो इसका ना एक जोड़ होता है, जो वो सांचे का एक जोड़ होता है ना, जहाँ दोनों साइडें आके यूं करके मिलती हैं, तो वहाँ थोड़ा सा मामूली सा ना एक जोड़ नज़र भी आ रहा होता है। वेरी सेम वे जो ह्यूमन बॉडी का है ना, वो आप देख सकते हैं, वो पीनस के नीचे भी एक लाइन होती है, वो टेस्टिस के बीच से गुजरती हुई एनस तक जाती है और वो 6 o'clock पे ख़त्म होती है। अगर आप एग्ज़ामिन कर रहे हो ना पेशेंट को सजदे की हालत में, तो वो 6 o'clock पे आके वो लाइन ख़त्म होती है और वहाँ थोड़ा सा गोश्त बढ़ा हुआ होता है। और इसी तरह से जो लाइन ऊपर से आती है बैक कॉक्सिक साइड से, वो ऊपर 12 o'clock पे आके ख़त्म होती है और वहाँ भी थोड़ा सा गोश्त बढ़ा हुआ होता है। जब हम उसको प्रोक्टोस्कोपी से एग्ज़ामिन करते हैं ना, तो उस वक्त भी वो पता चल जाता है। अगर हम सिंपल उसको एग्ज़ामिन करते हैं आम टॉर्च लाइट से, तो भी हमें पता चल जाता है उसका कि ये वो 6 o'clock या 12 o'clock वाला आम सा गोश्त बढ़ा हुआ है जोड़ वाला, या कि वाकई वो 3 o'clock 9 o'clock और किसी जगह पे है, तो वो वाकई क्या बवासीर के हैं या आम स्किन टैग्स हैं। स्किन टैग्स मोस्टली उन लोगों को होते हैं कि आपने देखा होगा, कुछ लोगों को बवासीर बगलों में, कुछ लोगों को सीने पे, कुछ लोगों को ज़ेरे नाफ जहाँ बाल साफ़ किए जाते हैं वहाँ भी छोटे छोटे स्किन टैग्स या मौके या मस्से जो भी कहें वो होते हैं। तो अमूमन ये देखा गया है कि लोग एक ही रेज़र, ये जो अपना हाइजीन रेज़र होता है, जिसम के बाल साफ़ करने वाला रेज़र होता है, वही पहले बगलों में इस्तेमाल कर लेते हैं, बगलों के बाद वो ज़ेरे नाफ बालों को लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर किसी को बगलों में वाट्स हैं तो वो वहाँ से वायरसेस या उसका जो भी मोड ऑफ स्प्रेड है, वो वहाँ से उसका ब्लड स्टेन्स या ब्लड ड्रॉप से लेके वो ज़ेरे नाफ लगा लेते हैं। ज़ेरे नाफ से फिर यकीनन अगर वो एनल एरिया के भी बाल साफ़ करते हैं तो वो वाट्स वहाँ भी हो जाते हैं, वो वाट्स या वो स्किन टैग्स वो वहाँ भी हो सकते हैं। ये गोनोरिया की वजह से भी हो सकते हैं, ये सिफिलिस की वजह से भी हो सकते हैं, ये और भी चंद वजूहात हो सकती हैं। और इसमें ना जिन लोगों में स्किन टैग्स होते हैं ना, ये बड़े हुए ज़्यादा मौके टाइप, तो उसकी जो मैंने अभी तक ज़्यादातर वजूहात देखी हैं वो यही है कि स्किन टैग्स बगलों वाला रेज़र ज़ेरे नाफ बालों को या एनल एरिया के बालों को साफ़ करने के लिए इस्तेमाल, जब भी मैंने उनसे पूछा तो वो यही कहते हैं कि जी हाँ, हम वही बगलों वाला रेज़र उधर ही इस्तेमाल कर लेते हैं। मेडिसिन से ख़त्म हो जाने के बाद जिन जिन लोगों को मैंने मना किया कि आपने वो वाला रेज़र उधर इस्तेमाल नहीं करना, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग दोबारा कभी बीमार नहीं हुए। ये तो थी एक उसकी ना एहतियाती तदबीर। कुछ लोगों का घर में वाशरूम का जो लोटा होता है ना, वो इतना मैला होता है, इतना गंदा होता है, उसको मेरा नहीं ख्याल, बहुत कुछ घरों में धुलता भी होगा मगर अक्सर घरों में वो नहीं धुलता, कई साल में धुलता। प्लास्टिक के लोटे तो वो ना टूटते हैं ना ख़त्म होते हैं। हाँ, अगर कुछ लोग हिफ़्ज़ान सेहत के लिहाज से ख्याल रखते हों तो रखते हों, उस लोटे को भी धोते हों अंदर बाहर से, तो ठीक है। मगर ना जहाँ मैला गंदा लोटा होता है उसके अंदर पानी आके पोल्यूटेड होता है,
कंटेमिनेटेड होता है तो वो पानी भी इस्तिंजा करते वक्त जिस्म में वहाँ ख़ारिश का बायस बनता है। बिल्कुल ऐसे जैसे आपने किसी गंदे पानी से किसी जोहड़ पे इस्तिंजा कर लिया हो, जिस्म को साफ़ कर लिया हो, तो वो वहाँ ख़ारिश का बायस बनेगा। बिल्कुल इस तरह से गंदा लोटा भी, गंदे लोटे या मैले लोटे में पानी गंदा होता है, वो भी जिस्म में वहाँ आके ख़ारिश या जलन या दर्द का बायस बन सकता है। और इंटरव्यू में अक्सर लोग ये बताते हैं कि जी उनका लोटा वाकई ऐसा है, और चेंज करने पे और थोड़ी सी दवाएं वो जलन की जो हमारी सल्फ़र होती है या आर्सेनिक होती है या एलोज होती है या जो भी हम जलन के लिए देते हैं, नाइट्रिक एसिड देते हैं, उसी से वो ठीक हो जाते हैं। मुकम्मल प्रोटोकॉल में आगे बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको ठीक किया जा सकता है। अगर वो वाकई बवासीर है तो क्या होगा, अगर आम जलन है तो क्या होगा, आम ख़ारिश है या ये जो अपने स्किन टैग्स हैं तो क्या होगा। बहरहाल सादा लफ्ज़ों में ये कि अगर ब्लीडिंग नहीं है तो वो बवासीर नहीं है, सादा सी बात। वो जलन हो सकती है, बर्निंग एनैनो, अगर वहाँ से पानी निकल रहा है तो फिस्टूला एनैनो हो सकता है। अगर हाँ खून आ रहा है मगर वो कोई उसका वो बढ़ा हुआ नहीं है, कोई क्या कहते हैं वार्ड टाइप, मौका टाइप या वोस्ट बढ़ा हुआ नहीं है, तो वो यकीनन फिशर है, एनल फिशर है। कभी वो हार्ड स्टूल उसको हुआ था। फिशर होने की एक और वजह भी है, कीड़े, पेट के कीड़े। पेट के कीड़े जो होते हैं ना, ये वर्म्स, ये रात को वहाँ अंडे देने आते हैं तो गुदगुदी होती है। अगर वो आराम से आके अंडे दे लेते हैं, बंदा ख़ारिश हो जाता नहीं है, तो जहाँ वो अंडे देते हैं उनके अंडे को वो इतने इतने बड़े नहीं होते, वो माइक्रोस्कोपिक होते, माइक्रोस्कोप से नजर आते हैं, और ऐसा कोई लेसदार से एक वो रतूबत छोड़ते हैं जिसमें उनके ना वो अंडे मौजूद होते हैं। और वो जो लेसदार मादा या मवाद होता है उसमें ये होता है कि उसका जो रिएक्शन होता है ना, तो वो एसिडिक होता है, तेज़ाबी होता है। तो जब बंदा वहाँ थोड़ी सी गुदगुदी करता है या वो जिस्म को थोड़ा सा जलाता है, वो तेज़ाब एनल एरिया को, तो जब बंदा ख़ारिश करता है, ख़ारिश करने से यकीनन जहाँ ख़ारिश की जाती है वहाँ से थोड़ी सी छिलन होती है। छिलन पे अगर एसिडिक कोई चीज़, तेज़ाबी चीज़ कोई लगेगी तो वहाँ वो जलन पैदा करेगी। और जब मुतअद्दद बार ख़ारिश करने से वहाँ छिलन पैदा हो जाएगी, तो चूँकि स्टूल जो होता है, पखाना जो होता है, ये इसमें साल्ट्स भी होते हैं, इसमें एसिड्स भी होते हैं, इसमें स्कोविली मिर्चों की यूनिट है, जो मिर्चों की होती है ना, हार्ट यूनिट काउंट करने के लिए कि ये मिर्चें कितनी कौड़ी हैं, तो उसको स्कोविली कहते हैं। तो उसमें वो भी होती है, उसमें साल्ट्स भी होते हैं, उसमें नमकियात भी हो सकते हैं, होते हैं। तो ये सारी चीज़ें वहाँ जलन का बायस बनती हैं। मिर्चों का तो सब लोगों को यकीन होगा, बाकी अगर यकीन किसी को नहीं तो अच्छा। उसके बाद ये है कि हम लोगों ने इसको ट्रीट कैसे करना है। वेरी सिंपल वे। हाँ, जो कीड़ों की बात हो रही थी ना, कीड़े हम ट्रीटमेंट में बताएंगे कि कीड़ों को कैसे रोकना है। अगर कीड़ों से, हाँ, बाज़ दफ़ा मैंने ये भी देखा है कि एग्ज़ामिन करते हुए ऑनेस्टली सेइंग कि एक ना किसी महकमे का बड़े ओहदे का ऑफिसर था, उसने जनाब मुझे पहले तो आके ना पेशेंट वाले स्टूल पे बैठे बगैर वो सामने सोफ़े पे बैठ के मुझे आधा घंटा तो लेक्चर दिया कि जी बवासीर ऐसे होती है, ऐसे होती है। क्योंकि उनके 3 बेटे 3 बेटियां डॉक्टर थी, तो उन्होंने ना उनको बीमारी के बारे में बहुत कुछ बता रखा था कि अब्बा जी ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, फ़लाँ होता है, वहाँ होता है, बॉडी में ये चेंजेस आती हैं, फ़लाँ जगह पे ये हो जाता है, स्टूल ऐसे हार्ड हो जाता है, वो जो वॉल्यूम उसका कम हो जाता है। हाँ, वो चीज़ें ठीक हैं। तो मगर मैंने कहा जी मैं तो आपको फिज़िकली चेक किए बगैर, जो उसकी तकालीफ थी ना, सिर्फ दर्द था, ब्लीडिंग कोई नहीं थी। मैंने पूछा ब्लीडिंग होती? कहते नहीं। मैंने कहा जी मैं तो फिज़िकली चेक करूँगा तो दवाई दूंगा। कहते जी ठीक है। पेशेंट वाली अपने चेयर पे आ गया, एग्जामिनेशन काउच पे आ गया। जब मैंने उनको चेक किया तो यकीन करें उस वक्त एक अधमोया वर्म, कीड़ा उनके एनल एरिया पे मौजूद था। मैंने ग्लव्स चढ़ाए हुए थे, मैंने टिशू से उसको पकड़ के उस बंदे को दिखाया। मैंने कहा जनाब आपको बिल्कुल भी बवासीर नहीं है। तो कहता फिर मुझे है क्या? हैरत में पड़ गया। जैसे वो मैंने शुरू में कहा था कि आपको हैरत होगी, वो हैरतज़दा हो गया। कहता है मुझे बवासीर नहीं तो फिर मुझे है क्या? मैंने कहा जनाब आपको
कीड़े हैं, और जो जो फिर उनसे अलामात होती हैं जो हमने पढ़ रखी हैं, हमारे तजर्बे में हैं, वो सारी जब मैंने उनके साथ शेयर की तो वो कहता जी बिल्कुल मुझे यही कुछ है, बिल्कुल जो वो मैं नेट पे पढ़ के आया हूँ या जो मुझे बच्चों ने डिमॉन्स्ट्रेट किया है या समझाया बताया है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं है, जो मुझे आप बता रहे हैं यही कुछ मुझे है। तो सिंपल कीड़ों की दवा देने से ठीक हो गया, जल्दी आ नहीं सकते थे, 1 महीने की दवाई ले गए। तो आफ्टर 5 days ही टोल्ड मी कि ही इज़ ऑल राइट, ही डजंट हैव ईचिंग, ही डजंट हैव पेन, ही डजंट हैव बर्निंग। अल्हम्दुलिल्लाह, तजर्बा और स्किल जो अल्लाह पाक ने दी है उससे हमने फ़ायदा उठाया और वो शख्स ठीक है, अब भी ठीक है। बाद में एक बार वैसे मिलने आए थे, चलो ये तो बाद की मौजू का वो हिस्सा नहीं है, अगरचे वो इसका क्या कहते हैं मौजू से रिलेटेड था तो मैंने इसलिए जिक्र कर दिया। मतलब बात यह है कि कीड़े भी इसमें बहुत एनल बर्निंग में, एनल ईचिंग में बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। हाँ, समटाइम्स ऐसा होता है कि छोटे बच्चे उनको समझ नहीं होती, वो ज़्यादा खारिश कर बैठते हैं तो उस जिस्म को वो उनके नाखून भी सही कटे नहीं होते, वहाँ वो खारिश करके नाखूनों से फिशर कर लेते हैं। उन बच्चों को भी, छोटे बच्चों को तो बवासीर होने का कोई तुक ही नहीं बनता ना। हाँ, उनमें जिनमें ज़्यादा कब्ज़ होती है, बहुत सारी वजूहात होती है कब्ज़ की, बच्चों में भी ज़्यादा कब्ज़ होने की वजह से उनके एनल प्रोलैप्स हो सकती है, जिस्म का हिस्सा बाहर आ जाता है, एनल एरिया बाहर आ जाता है, जिसे कांच निकलना कहते हैं। चलो वो सब्जेक्ट बात का है, किसी दिन इस मौजू पे भी बात करेंगे। मगर ये जो मैं बात कर रहा हूँ इसमें कीड़े भी एक अहम रोल प्ले करते हैं। इसमें ज़्यादा तो है खारिश से भी वहाँ से ब्लीडिंग हो सकती है, मौक़ों से भी ब्लीडिंग हो सकती है। हाँ, कोई ज़ख़म किसी दूसरी वजह से भी हो गया, उससे भी ब्लीडिंग हो सकती है। जो असल बवासीर है जिसे ब्लीडिंग पाइल्स कहते हैं, वो कई महीने या कई साल की जब तक कब्ज़ नहीं होती, और वो ज़ोर लगाने से बेशफुल स्टूल उसे कहते हैं कि मरीज़ नीचे स्टूल पास करने के लिए ज़ोर लगा रहा है और उसका स्टूल ऊपर चढ़ रहा है, दिस इज़ बेशफुल स्टूल, शर्मीला स्टूल। तो वो हार्ड स्टूल होने की वजह से वहाँ फिशर कर देता है, या वहाँ की जो वेन्स होती हैं एनल स्फिंक्टर्स की, या वहाँ की वो बढ़ जाती हैं। बढ़ जाने से, मुतअद्दिद बार ज़ोर लगाने से, लंबा होने से उनमें खून भरता है। खून भरने के बाद कोई उनमें से एक आध या कोई ज़्यादा वो फट जाती हैं। फट जाने से ब्लीडिंग होती है तो फिर हम कहते हैं कि ये बवासीर है। और ये मैंने 100 में से 3-4% लोगों में देखा है कि उनको वाकई बवासीर होती है। 90 to 95% लोगों में बवासीर नहीं होती, या खारिश होती है, या जलन होती है, या दर्द होता है। तो उसका इलाज अभी इस तरफ आ जाते हैं। पहली बात, अगर तो वाकई बवासीर है, कब्ज़ से हुई थी, तो जो मेरा प्रोटोकॉल है वो मैं सब लोगों के साथ यही करता हूँ, हर रात नक्सवामिका 200 और हर सुबह सल्फ़र 200। अच्छा, कुछ लोग जो ज़्यादा किताबी स्टडीज़ में जाते हैं वो मुझे कहते हैं जी वो तो एक दूसरे का एंटीडोट हैं। जहाँ वो एक दूसरे का एंटीडोट हैं वहाँ वो 12 घंटे असर भी कर रहे होते हैं। 12 घंटे वो अपना काम कर लेती, 12 घंटे वो अपना काम कर लेती, 12 घंटे सल्फ़र अपना काम कर लेता है, 12 घंटे नक्सवामिका अपना काम कर। और ये दूसरे एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन भी हैं, यानी एक दूसरे की ये मुआवन भी हैं, एक दूसरे का ये असर तेज़ भी करती हैं। मैंने कभी कब्ज़ के केसों में, हाँ यह है कि अगर खुदा न खास्ता उस बंदे की पर्सनल हिस्ट्री में कहीं टीबी थी ना, तो उसको 200 में ना दी जाए, उसको 1 mg दी जाए। 1 mg, रात को नक्सवामिका 1 mg और सुबह में सल्फ़र 1 mg। तो उनकी आफ्टर फ्यू डेज़, बल्कि फ्यू डेज़ नहीं, वेरी नेक्स्ट डे नक्सवामिका देने से उनकी कब्ज़ ठीक हुई होती है और वो सॉफ्ट स्टूल पास करते हैं। और सॉफ्ट स्टूल पास करते हुए उनका जो वो फिशर होता है, जो वो पाइल्स होती है जहाँ बर्निंग हो रही होती है, वो आराम से उनका स्टूल पास हो जाता है। तो उनको बर्निंग, उनको पेन, उनको ब्लीडिंग या इस तरह का कुछ भी नहीं होता। हाँ, कुछ लोगों को जिनको जलन हो रही होती है, जलन की जो बेहतरीन दवा है, सल्फ़र भी है, आर्सेनिक भी है, मगर जो मैंने आते ही मरीज़ को जो देता हूँ ना, जो मुझे अंदाज़ा हो जाए कि ये खारिश से हुआ है, खारिश को जा के ना जलन हुई है, तो उसमें नाइट्रिक एसिड 1 mg
200 1M या CM की मैं एक डोज देता हूँ। वो अभी तो मैं ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बता सकता कि वो किन किन सूरतों में देता हूँ। वो मरीज़ सामने देख के उसका वो मुझे अंदाज़ा हो जाता है कि इसको 200 देनी है या इसको 1M देनी है या इसको CM देनी है। बच्चों में मोस्टली 30 भी बाज़ दफ़ा दे देता हूँ जिनको वो खारिश होती है और जिनको कीड़े होते हैं। कीड़ों के लिए फिर साइना में देता हूँ, नाइट्रोजन फास देता हूँ, सेंटोनाइनम देता हूँ। कार्सिनोसन बहुत कीड़े निकालती है। कार्सिनोसन लोग डरते हैं या समझते हैं कि सिर्फ ये इसकी कैंसर की दवा है। कार्सिनोसन 30 में बेशुमार कीड़े निकालती है। इसमें भले वो राउंड वर्म हों, भले वो थ्रेड वर्म्स हों, भले वो टेप वर्म्स हों, कोई भी हैं, ये मुतअद्दिद कीड़े निकालती है। ये पेट को साफ़ करती है, आंतों को साफ़ करती है, इवन कि ये लिवर फ्लूक तक को ये क्लियर कर देती है कार्सिनोसन। अच्छा, लोग ना अमूमन कार्सी बोलते हैं। मेरे लेक्चर्स में, मेरे वीडियोस में अल्हम्दुलिल्लाह आप ये कभी नहीं सुनेंगे मैं कभी भी किसी दवा का आधा नाम नहीं बोलता, मैं उसका कभी शार्ट नहीं बोलता। मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका पूरा ही नाम बोलता हूँ, क्योंकि हमें असातिज़ा ने पूरा ही नाम लेना बताया था। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हमारे ज़ुबान पे, दिल पे, दिमाग पे वही है। मैं कभी हाफ नाम नहीं बोलता। मैं कभी कार्सिनोसन को या कार्सिनोसिनम को कार्सी नहीं बोलता, या मैं ट्यूबरकुलिनम को कभी ट्यूबर अकेला नहीं बोलता। मैं पूरा ही नाम बोलता हूँ। बाकी सारी जो दवाएँ कीड़ों के लिए साना मैं बहुत इस्तेमाल कराता हूँ। और मेरा एक लेक्चर इस पर मौजूद भी है कि मैले हाथों से खाना खाने से ही ये ज़्यादातर इस तरह के बवासीर के मसाइल पैदा होते हैं। मैले हाथों से खाना खाने से पेट में कीड़े होते हैं और कीड़े ही ये ज़्यादातर अहम रोल प्ले करते हैं इसमें। इवन कि मैंने एनल फिस्चूला के केसेस भी कीड़ों की दवाई देने के बाद देखे कि वो भी क्लियर हो गए। अलबत्ता सिम्टोमेटिक बर्निंग के लिए आप सल्फ़र भी दे सकते हैं, बर्निंग के लिए आप आर्सेनिक भी दे सकते हैं। मैंने कुछ ऐसी ब्लीडिंग में फास्फोरस भी दी, फास्फोरस में भी बर्निंग होती है। अच्छा, कुछ लोगों को ना वहाँ ऐसे एहसास होता है कि जैसे ना वहाँ तिनके हैं, चुभ रहे हैं, जैसे चुभन हो रही है। तो एस्क्यूलस से बड़ी उसकी कोई दवा कोई नहीं है। और एस्क्यूलस या जिनके तिनके चुभने जैसा होता है ना, वो थोड़ी देर वो जैसे ऐसे मरोड़ के चलते हैं या मरोड़ के खड़े होते हैं, तो इस तरह वो अपना स्केच या पोस्चर टेढ़ा करने से ना उन लोगों को कमर में भी दर्द हो जाता है। तो जब कमर दर्द होती है, कमर दर्द का केस तो शेयर करना किसी डॉक्टर के साथ उनके लिए मुश्किल नहीं होता। वो फ़ौरन आ जाते हैं कि डॉक्टर साहब हमें कमर दर्द होता है दवाई दे दे, कमर दर्द होता है दवाई दे दे। वो उसकी बेसिक काज नहीं बताते कि जी उनके वहाँ कांटे चुभने जैसा या लकड़ियाँ चुभने या तिनके चुभने जैसा दर्द होता है, जिसके लिए वो थोड़ी देर के लिए टेढ़े होते हैं। और जब वो मुतअद्दिद कई दिनों या महीनों से ऐसे टेढ़ा पहले चलते हैं, तो वो स्केच टेढ़ा करने से उनकी कमर में दर्द हो जाता है। तो वो भी कीड़ों की दवा से ठीक हो जाता है। मगर उसमें जो बेहतरीन दवा काम करती है दैट इज़ एस्क्यूलस हिपोकास्टेनम। एस्क्यूलस हिपोकास्टेनम 30 में बहुत अच्छा काम करती है। तो मैं आप अहबाब से, होम्यो स्टूडेंट्स और होम्यो डॉक्टर्स से ये अर्ज़ करूँगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूँगा कि ये नेकी किया करें अपने आप के साथ और मरीज़ के साथ। जब भी कभी कोई मरीज़ बवासीर का जिक्र करे तो उसको फ़िज़िकली चेक कर लिया करें, या अपने साथ लेडी डॉक्टर को या अपनी कोई लेडी शागिर्द को या जिसके भी उससे ख़वातीन को एहतरामन वो मुनासिब नहीं होता। वैसे मैं चेक कर लेता हूँ, मैं ख़वातीन को भी एनल रीजन चेक कर लेता हूँ। वो अपने लेडी डॉक्टर को या अपने हाउस जॉब वाले लड़की को कहा ना कि वो सिर्फ ना एनल एरिया उसका वो नेकेड कर देते हैं और मैं फिर उसको एग्ज़ामिन कर लेता हूँ। देखें, ऑपरेशन में भी तो बहुत सारे कई बार ख़वातीन का ऑपरेशन मर्द डॉक्टर करते थे, अभी भी करते हैं। इसमें शर्म शर्म कोई नहीं है। तो भाई मैं तो एग्ज़ामिन कर लेता हूँ, मजबूरी होती है समटाइम्स तो मैं कर लेता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो रिज़ल्ट है ना, पेशेंट को एग्ज़ामिन करने के बाद जो मैं दवाई देता हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग 100% ठीक होते हैं। बाकी जो अट्ठे सट्ठे कि जी मैंने बवासीर मैंने दवाई दे दो, अव्वल तो मैं ऐसे लोगों को दवाई देता नहीं हूँ। अगर देता हूँ तो वो ठीक होने की रेशो भी 50% से भी कम है। और जैसे वो लोगों से दवाई लेके खा रहा होता है कि जी बवासीर होगी जी मैंने दवाई दे दो, वो बस कुछ ना कुछ उठा के दे देते, वो नहीं ठीक होता क्योंकि उसको बवासीर होती नहीं है।
तो ये आप अपने साथ, अपने प्रोफेशन के साथ ये अच्छा करें, नेकी करें कि उनको फिज़िकली एग्ज़ामिन कर लिया करें। और मैं पेशेंट्स जो हैं, जो इस मसले में मुब्तला हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि किसी अच्छे अच्छा बुरा तो कोई नहीं होता, जिससे आपको फ़ायदा होता है वो आपके लिए अच्छा है, या कोई बड़ा वो है जिससे आपको फ़ायदा होता है। ये नहीं कि जिसके शीशे दुकान के बड़े हैं या जिसका वो सेटअप बड़ा है वो आपके लिए बड़ा है, नहीं। बड़ा आपके लिए वही है जिससे आपको फ़ायदा होता है, जिससे आप सेहतयाब होते हैं, जो आपको आपकी केस टेकिंग में आपको लगता है कि ये डॉक्टर है, जिसने सिर्फ वो स्टेथोस्कोप गले में डाल के तस्वीर बनवाई होती है। भाई मुझे खदशा ही रहता है उसका, क्योंकि वो स्टेथोस्कोप के बगैर उसको खुद ये अपने आप पे कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं ये स्टेथोस्कोप गले में ऊपर नहीं लटकाऊंगा तो शायद मुझे लोग डॉक्टर ही नहीं समझेंगे। माजरत के साथ, उन लोगों से माजरत के साथ जो ऐसे लटकाते हैं या ऐसे तस्वीर बना के लगाते हैं, उन लोगों से मैं माजरत के साथ ये कह रहा हूँ। तो यार आपका जो काम है, आपके प्रोफेशन से लोगों को पता चलना चाहिए कि यू आर ए डॉक्टर एंड यू आर एन एक्सपर्ट डॉक्टर। यानी एक स्टैथ आपने डाली हुई तो लोग आपको कहें। माजरत के साथ मौजूद से मैं ज़रा वो इधर हो गया। बहरहाल ये भी एक माशरे में चीज़ है, फिर रही है, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। बहरहाल दोबारा मैं अपने दोस्त डॉक्टर से कहूँगा, वीडियो लंबी हो रही है तो लोग फिर देखते तो लंबी है कोई ना। बहरहाल ज़रूर चेक करें अपने पेशेंट को। जो मैंने वो अलामात बताई हैं, अगर वो हैं तो वो बवासीर है, अगर वो कुछ नहीं है तो वो बवासीर नहीं है। जो सिंपल ट्रीटमेंट है वो ये है कि रात को नक्सवामिका 200 या 1 mg और सुबह सल्फर 1 mg या 200, और एस्केलोस 30 में दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम, साइना 30 में सुबह दोपहर शाम दे सकते हैं, सेंटोनैनम 30 में दे सकते हैं, कार्सिनोसिनम 30 में दे सकते हैं सुबह दोपहर शाम। और अब ये नहीं करना कि सारी की सारी ही एक शीशी में डाल कर दे दें, नहीं। किसी एक का वो मरीज़ होता है, थोड़ा सा इंटरव्यू उसका कर लें, उसके नाखून देख लें कि अगर नाखून उसके बड़े हुए हैं तो वो यकीनन कीड़ों का मरीज़ है, अगर नाखूनों पे उसके सफ़ेद टिक 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 के निशान है वो यकीनन कीड़ों का मरीज़ है, अगर उसकी ज़बान पे वो टिक 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 के निशान हैं तो वो यकीनन कीड़ों का मरीज़ है, और उसको वही कीड़े उसको तंग कर रहे हैं, वो खारिश वहाँ पैदा कर रहे हैं और ज़्यादा खारिश करने। हाँ, कुछ पेशेंट्स मुझे बताते हैं कि जो उनको यहाँ इतनी खारिश होती है कि वो अपने एनस में उंगली बोर करने पे मजबूर हो जाते हैं, उंगली घुसेड़ने पे मजबूर हो जाते हैं खारिश अपनी ख़त्म करने के लिए। तो बहरहाल आप दोस्त अहबाब से दोबारा मैं रिक्वेस्ट करूँगा, उनको फिज़िकली चेक कर लिया करें और ये प्रोटोकॉल अपनाएं। अल्लाह के फजल से इंशाअल्लाह लोग ठीक होंगे। और अगर किसी को ये सारा कुछ करने के बावजूद भी नहीं मिलता तो फिर उसमें ना क्या कहते हैं, मियाज़मेटिक दवाओं में कुछ लोगों को सिफिलिस की वजह से खारिश बहुत ज़्यादा होती है शदीद, सिफिलिटिक मियाज़म की दवा दें। मल्टी मियाज़मेटिक दवाएँ भी आप जैसे इसमें ट्यूबरकुलिनम है, नाइट्रिक एसिड है, कार्सिनोसिन है, तो आप अपना केस उसमें देख सकते हैं। मगर ये जो पहली दूसरी फौरी तौर की जो दवाई है ना, वो यही है। अल्लाह पाक सब अहबाब का हामी और नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ व अमान रखिए। वस्सलाम व रहमतुल्लाह।